Now we will see the new topic in the series of column, that is effective length of column. इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम को आप लोग इस तरीके से इसको एक टर्म और बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ. इसको इस तरीके से बोल सकते हैं आप, द लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट. सपोज कीजिए मैंने आपको फर्स्ट केस कराया था जिसमें बोथ एंड फिक्स थे. जब बोथ एंड फिक्स थे तो अगर ए बी लेंथ है, जब मैं लोड लगा रहा था कंप्रेसिव तो कॉलम डिफ्लेक्ट हुआ, बकल हुआ. तो उसमें दो पॉइंट कौन कौन से थे जहाँ पे मूवमेंट ज़ीरो था. एक था पॉइंट ए, एक था पॉइंट बी. यानी जो ओरिजिनल लेंथ थी वही इक्विवेलेंट लेंथ है या इफेक्टिव लेंथ है इन केस ऑफ बोथ एंड हिंज्ड. अब आप आ जाओ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री में. वहाँ पे एट एंड ए तो मूवमेंट ज़ीरो था, बट क्या एट फ्री एंड मूवमेंट ज़ीरो था? नहीं. तो वहाँ पे जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो एल नहीं होगी, वहाँ पे उसकी मिरर इमेज बनती है नीचे की साइड. तो वो पूरा जब आप ऊपर की डिफ्लेक्टेड शेप को उसकी मिरर इमेज बना के नीचे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक पूरी बकलिंग शेप मिलेगी. तो यानी जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगी वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड फ्री में वो होगी एल ई इज इक्वल्स टू 2L, जहाँ L क्या था? ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम. तो याद रखना है कि पहले वाले केस में यानी जहाँ पे बोथ एंड हिंज थे वहाँ पे इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ. सेकंड केस में जहाँ एक एंड फिक्स था अदर एंड फ्री था, उस केस में इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी? 2L, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ कॉलम. सिमिलरली फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस डिफरेंट इफ़ेक्टिव लेंथ होती हैं. ठीक है, उन्हीं को हम लोग देखेंगे. पहले इफ़ेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन आप इस तरीके से रख सकते हैं. इट इज़ द लेंथ बिटवीन द ज़ीरो पॉइंट मूवमेंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो मूवमेंट. ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. डेफिनेशन देख लीजिए. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम विद गिवन एंड कंडीशन इज द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन विथ हिंज्ड एंड हैविंग वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड इक्वल टू दैट ऑफ गिवन लोड. मतलब वही चीज़ आ गई कि किसी भी कंडीशन में किसी भी गिवन फिक्सिटी में इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी? वो इक्वल होगी हिंज्ड वाले केस में, हिंज्ड के केस के. अब जैसे सपोज कीजिए बोथ एंड फिक्स्ड है, तो बोथ एंड फिक्स्ड है. मैंने अभी आपको डिफ्लेक्टेड शेप दिखाई थी. डिफ्लेक्टेड शेप क्या थी? एंड ए पे फिक्स था, फिक्स एंड मूवमेंट था, एंड बी पे फिक्स एंड मूवमेंट था. तो जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो जस्ट पॉइंट ए से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हुई थी? थोड़ी ऊपर से, क्योंकि वहाँ से लेके वहाँ तक स्लोप ज़ीरो था. तो थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से भी थोड़ी नीचे से स्टार्ट हुई थी. तो वहाँ पे जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगी वो क्या होगी? जो ओरिजिनल लेंथ है उससे कम होगी, क्योंकि हमें पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो मूवमेंट के बीच में जो लेंथ होती है हम उसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ. देखिए अब आप यहाँ पे सीरियल वाइज 4 केस किए हैं. पहला केस क्या है? बोथ एंड हिंज्ड. बोथ एंड हिंज्ड के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या है? इज इक्वल्स टू एल, ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम. लास्ट वाले कॉलम में देखना है आपको. सेकंड केस में वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री. इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2 × L. अभी आपको बताया था मिरर इमेज बन जाएगा. थर्ड केस बोथ एंड फिक्स्ड. इस केस में क्या होगी इफेक्टिव लेंथ? स्मॉल l/2, यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाई 2. लास्ट केस देखिए वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड. इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी? L/√2. ये चारों केस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको मुँह जवानी याद करने हैं. L इज इक्वल्स टू L, L इज इक्वल्स टू 2L, LE इज इक्वल्स टू L/2, LE इज इक्वल्स टू L/√2. ठीक है, बस इनको पुट कर देंगे हम लोग तो हमको क्या मिल जाएगा? क्रिपलिंग लोड मिल जाएगा. और आप जनरल फॉर्मूला याद रखिए, P इज इक्वल्स टू P² EI अपॉन LE स्क्वायर. LE की वैल्यू पुट कर दीजिए. डिफरेंट केसेस के लिए क्या मिल जाएगा आपको? एक्चुअल क्रिपलिंग लोड मिल जाएगा फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे
क्रिपलिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड कितना है? पी स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे ए से, तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा यहाँ से? हमको मिल जाएगा क्रिपलिंग स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। आप देखिए अब आई बराबर क्या होता है? ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर वेयर आर क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। या ए के स्क्वायर, वहाँ यहाँ पे के को इन रेडियस ऑफ गायरेशन कराएं, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। देखिए पी स्क्वायर ई इंटू ए के स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर। ये इस के स्क्वायर को मैं एल के स्क्वायर को इफेक्टिव लेंथ के नीचे ले जाऊंगा। तो अब इक्वेशन क्या बनी? पाई स्क्वायर ई इंटू ए अपॉन एल ई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी पाई स्क्वायर ई इंटू ए अपॉन एल ई अपॉन के का स्क्वायर, यानी इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन के रेशियो को बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। अब क्रिपलिंग लोड, अब स्ट्रेस निकालनी है। लोड की वैल्यू कितनी है मेरी? पाई स्क्वायर ई इंटू ए अपॉन एल ई अपॉन के स्क्वायर। बस इसको ए से डिवाइड कर देंगे, ए से ए कट जाएगा, बचा क्या? ए से ए कट गया तो बचा क्या? पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन के स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्रिपलिंग स्ट्रेस। अब मैंने अभी बताया था आपको, एल ई अपॉन के को बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो बस अब क्या बन गया? ये पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस। और सिलेंडरनेस रेशियो को आप याद रखेंगे, क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज नोन एज सिलेंडरनेस रेशियो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से, ठीक है। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम एंड इंटरमीडिएट कॉलम्स, ठीक है। अब टिल नाउ आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो जनरल फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड, वो कितना होता है? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन इफ एल ई स्क्वायर। ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इन टर्म्स ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। आपको बोलेगा स्ट्रेस, तो एरिया से डिवाइड कर दोगे, एरिया से एरिया कट जाएगा, स्ट्रेस कितनी निकल के आ जाएगी? पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये इतने 3-4 फॉर्मूले आपको मुँह जवानी याद होने चाहिए फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब आप न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, अ हॉलो माइल्ड स्टील ट्यूब 6 मीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर and 6 mm thick is used as a strut with both end hinged. Find the crippling load and safe load taking factor of safety as 3 और modulus of elasticity of material कितना गिवन है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे, पहला क्या है? बोथ एंड हिंज्ड, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद अंडरलाइन करेंगे हॉलो है। हॉलो है तो इंटरनल डायमीटर कितना है? 40 mm। आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा? थिकनेस ऐड कर देंगे ट्वाइस द थिकनेस। क्यों? क्योंकि सर्किल जब बनाएंगे, अब आप आउटर सर्किल बनाएंगे इनर सर्किल के बाहर, तो डायमीटर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक थिकनेस ऊपर ऐड होगी, एक थिकनेस नीचे की ऐड होगी। तो जो एक्सटर्नल डायमीटर हो गया वो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ सही कर लेना, यहाँ क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दिया है, उसको 5 mm कर लेना। 6 mm दिया है, उसको 5 mm कर लेना, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू 5 mm है, ठीक है। तो 5 mm प्लस 5 mm क्या हो गया? 10 mm, और 10 mm बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर इंटरनल 4 सेंटीमीटर है तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप याद कीजिए, आपको क्या निकालना है? क्रिपलिंग लोड निकालना है। क्रिपलिंग लोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। एल ई स्क्वायर, यहाँ इफेक्टिव लेंथ पुट करनी है। इफेक्टिव लेंथ केस कौन सा है अपना? बोथ एंड हिंज्ड। बोथ एंड हिंज्ड के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी होती है? एल। जितनी भी लेंथ ऑफ कॉलम होती है उसी के बराबर क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे एल ई बराबर क्या हो जाएगा? एल। आई कैसे निकालते हैं? पाई अपॉन 64
D04 माइनस DI4, यानी एक्सटर्नल डायमीटर की पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर की पावर 4। तो यहाँ से मैंने आई निकाल लिया, आई कैलकुलेट करा तो आई आया मेरा 18.11 इंटू 10⁴ mm4। इफेक्टिव लेंथ मेरे कितनी हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर गिवन है तो कितनी में कितनी हो जाएगी, 6000 बस अपने फॉर्मूले में मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा और मेरा क्या निकल जाएगा, क्रिपलिंग लोड निकल जाएगा। क्रिपलिंग लोड कितना है, 9930 न्यूटन, 9930 न्यूटन। अब आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है और पूछा है सेफ लोड। सेफ लोड कैसे निकालते हैं भाई, सेफ लोड क्या होता है, अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बस यहाँ पे मुझे सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड क्या होगा, क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे अपने अल्टीमेट लोड को या क्रिपलिंग लोड को, जो भी हमारी वैल्यू आई है। हमारी वैल्यू कितनी आई है, 9930। ये मेरा अल्टीमेट लोड है, उसी को तो क्रिपलिंग लोड बोलते हैं, जिस पे कॉलम टेंड्स टू बकल, उसको बोलते हैं क्रिपलिंग लोड। तो उसको मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा वर्किंग लोड मिल जाएगा। वर्किंग लोड कितना निकला, 3310 न्यूटन, इसी को बोलते हैं सेफ लोड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले एंड कंडीशन को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद सेक्शन देखेंगे, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, हॉलो है, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आपको याद रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू होता है अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड या अल्टीमेट लोड अपॉन सेफ लोड। अल्टीमेट लोड क्या होगा हमारा, बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड, वो हम पहले ही फाइंड कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो क्या निकल जाएगा, सेफ लोड या वर्किंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 30 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द होल स्पैन। ठीक है, एंड डिफ्लेक्ट्स 15 mm एट सेंटर। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड। द बीम इज यूज्ड एज अ कॉलम with the following condition: one end fixed and other end hinged, both the ends pin jointed। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं। अब आपको पता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है, सेंटर पे मिलता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे मिलता है। अब आपको याद करना है, जब मैंने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कराया था तो सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल ओवर इट्स एंटायर लेंथ, इसमें मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो सेंटर पे मिलता है। उसकी वैल्यू कितनी आती है, WL4EI इंटू 5/384, ये होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये फॉर्मूला आपको वहाँ से मिल जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से। बस इसकी वैल्यू किसके इक्वेट पुट कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एल क्वेश्चन में गिवन है, EI, ये दोनों भी आपको गिवन है। देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है, 30 न्यूटन इंटू मीटर, 30 किलो न्यूटन अपॉन मीटर। तो यहाँ से किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर देंगे, मीटर को mm में चेंज कर देंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन mm में गिवन है ना 15 mm, तो हमको यूनिट सेम यूनिट रखनी पड़ेगी। अब डिफ्लेक्शन की वैल्यू 15 रखी, W की वैल्यू 30 न्यूटन पर mm आई है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 4 मीटर यानी 4000 mm, उसका 4 कर देंगे तो यहाँ से EI मिल जाएगा मुझको। यहाँ से मुझे EI मिल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, π² EI अपॉन LE²। पाई की वैल्यू मुझको पता होती है, EI मैंने ऊपर से निकाल लिया, बचा क्या, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ पहले केस के लिए कितनी होगी, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड, इसके लिए कितनी होती है, LE बताइए, देखिए वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। देखिए इसमें फोर्थ केस देखिए, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होती है, L/√2। यहाँ पे आ जाइए, अब आप देखिए क्वेश्चन में, ये आ गए क्वेश्चन में, देखिए L बराबर एक्चुअल लेंथ है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम अपनी,
कौन सा केस था, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज। यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लेना। एल एक्चुअल लेंथ है 400 mm, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 400 डिवाइड बाई √2। उसको बस यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर लेना है आपको। जैसे ही आप करेक्शन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सही है, करेक्शन जब देखो क्या हो गया, फॉर्मूला LE² कर दिया है इसने 2π²। सही है, 2π² EI अपॉन LE²। ये 2 कहाँ से आया, LE बराबर कितना होता है L अपॉन √2, L अपॉन √2 यानी L अपॉन √2 का स्क्वायर, L² अपॉन 2 को ऊपर ले गए हैं। तो यहाँ पे ये करेक्शन करना है। अब आपको फॉर्मूला क्या बना, 2π² EI अपॉन L², L वेयर L इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम। वैल्यूज़ पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, क्रिपलिंग लोड मिल जाएगा 8224.5 किलो न्यूटन। ये अभी फर्स्ट केस हुआ है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में देखिए बोथ द एंड्स आर पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड के लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ के बराबर, LE बराबर L। तो बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको, पुट करेंगे तो वहाँ की हमें वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 4112.25 किलो न्यूटन। इन दोनों में इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस थी वो थी कि हम EI किस तरीके से निकालेंगे। EI निकालने का तरीका आपको बस मेन फोकस करना है कि डिफ्लेक्शन एट द सेंटर गिवन था 15 सेंटीमीटर। अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग UDL ओवर इट्स एंटायर लेंथ के लिए डेल्टा की वैल्यू पता हो विच इज़ 5/384 WL4 की पावर WL4 अपॉन EI, अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ से इजीली EI फाइंड कर सकते हैं। और एक बार EI फाइंड हो गया तो आप इन दोनों कंडीशन के लिए एंड कंडीशन यानी इफेक्टिव लेंथ का अगर आपके वैल्यूज़ पता हो तो आप इजीली क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को एक बार आप फिर से कॉपी पे सॉल्व करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।